अगर मैं अचानक कहूं कनम, तो आपके दिमाग में क्या छवि बनेगी? कनम। सच कहूं तो शायद कुछ भी नहीं। बिल्कुल। दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे बस कुछ रैंडम ध्वनियां पैदा कर दी हों किसी ने। हाँ, जिसका कोई सिर पैर ना हो। है ना? लेकिन आ, अगर मैं इन्हीं अक्षरों को थोड़ा सा पलट कर कहूं कमल, तो क्या होता है? अचानक आपके दिमाग के किसी कोने में एक एक खूबसूरत सा गुलाबी या सफेद फूल खिल उठता है। एकदम। पानी की सतह, हरी पत्तियां, मतलब सब कुछ विजुअलाइज होने लगता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों है कि कुछ ध्वनियां हमारे दिमाग में पूरी की पूरी तस्वीरें बना देती हैं और कुछ महज एक शोर बन के रह जाती हैं? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न विद एंडी में, जहां सीखना बनता है आसान और यादगार। हाँ, और आज हम इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा में हम भाषा के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को डिकोड करेंगे जिसे हम शब्द विचार यानी वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। और मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी कि ये विषय सिर्फ किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए नहीं है। हाँ, ये तो है। मतलब ये हमारे रोजमर्रा के संवाद के उस आर्किटेक्चर को समझने के लिए है जिसका इस्तेमाल हम हर सेकंड करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। सही कहा, हम बस बोलते जाते हैं। बिल्कुल। ये कनम और कमल वाला उदाहरण वास्तव में उस पूरी प्रक्रिया का सार है। भाषा कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बस अचानक से आसमान से टपक पड़ी हो। हाँ, रातों रात तो डिक्शनरी बनी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। ये इंसानी सभ्यता के विकास के साथ बनी एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत इमारत है। और जैसा कि आपने पूछा कि कुछ ध्वनियाँ तस्वीर क्यों बनाती हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमारे दिमाग ने उस विशिष्ट ध्वनि समूह के साथ एक एक अर्थ को लॉक कर दिया है। मतलब मीनिंग को लॉक कर दिया है। हाँ, जब कोई ध्वनि किसी अर्थ के साथ जुड़ती है, तब जाके एक शब्द का जन्म होता है। अगर हम इस सफर को देखें ना, तो अक्षर जुड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, शब्द जुड़ते हैं तो विचार बनते हैं। और विचारों से ही हमारी पूरी भाषा खड़ी होती है। एकदम सही। ये सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब हम बचपन से अक्षर, मात्राएं और शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी रोककर ये नहीं सोचा कि इनका असली स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा मिशन क्या है। आज हम 3 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। शब्द क्या है, शब्द कैसे बनते हैं और शब्द के प्रकार क्या हैं। बेहतरीन। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से सोचें, जब आदि मानव ने पहली बार संवाद करना शुरू किया होगा, तो उसके पास कोई डिक्शनरी या व्याकरण तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो उसके मुंह से सिर्फ ध्वनियां ही निकली होंगी, है ना? किसी खतरे को देखकर चिल्लाना या खुशी में कोई आवाज निकालना, बिल्कुल। मानव संचार की सबसे पहली और बुनियादी इकाई ध्वनि ही थी। फिर समय के साथ जब इंसानों ने सभ्यताओं का निर्माण किया, तो उन्होंने महसूस किया कि इन ध्वनियों को सहेजने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। हाँ, दूर तक पहुंचाने के लिए। सही कहा। यहीं से उन ध्वनियों को हमने लिखित रूप दिया, जिन्हें हम वर्ण या लेटर्स कहते हैं। ओके, ध्वनि से बने वर्ण। हाँ, फिर उन वर्णों को अलग अलग सुर और ताल देने के लिए, उनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हमने उन पर मात्राएं लगाईं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि से लेकर मात्रा तक का जो सफर है, वो बस ईंटें और सीमेंट बनाने का काम था? मतलब जब हम उन ईंटों से एक कमरा बनाते हैं जिसका कोई उपयोग हो, तब वो शब्द कहलाता है। क्या आपने कभी सोचा कि एक शब्द में जान कैसे आती है? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। आज हम उसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां बेजान अक्षर मिलकर एक अर्थ पैदा करते हैं। इसीलिए भाषा विज्ञान में शब्द को सबसे मुख्य निर्माण इकाई माना जाता है। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि अक्षर से शब्द तक का सफर क्या है, तो चलिए देखते हैं कि भाषा की पूरी इमारत कैसे खड़ी होती है। बिल्कुल। अगर हम भाषा को एक सीढ़ी की तरह देखें, 6 कदमों वाली सीढ़ी, हाँ। जहां ध्वनि पहली सीढ़ी है, वर्ण दूसरी, मात्रा तीसरी, और फिर आता है शब्द, उसके बाद वाक्य और अंततः पूरी भाषा। तो इसमें शब्द जो है वो स्टेप 4 है, मतलब आज का हीरो। बिल्कुल, वो सेंट्रल पिलर है जिस पर पूरी इमारत का बहार है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मैं व्याकरण के नजरिए से इसकी बिल्कुल सटीक परिभाषा दूं, तो वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जो अर्थ प्रकट करे, शब्द कहलाता है। इस परिभाषा में एक शब्द ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है, सार्थक, मतलब मीनिंगफुल। हाँ, ये बहुत जरूरी कीवर्ड है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक विशेषण नहीं है,
बल्कि यही वो फिल्टर है जो शोर और भाषा के बीच का अंतर तय करता है। मतलब अगर मैं कहूँ घर, पुस्तक या पेड़, तो दिमाग में तुरंत एक चित्र बन जाता है, मीनिंग मिल गया। एकदम। लेकिन अगर मैं कहूँ कनम, तो क्या? कुछ नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। मीनिंग नॉट फाउंड। बिल्कुल। भाषा एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जब हम कहते हैं घर, तो हमारे न्यूरॉन्स में एक रजिस्टर खुल जाता है। वो सारी यादें, आकार, रंग दिमाग में आ जाते हैं। और ये शब्द निर्माण का असली जादू है। अलग अलग ब्लॉक्स जुड़ते हैं, जैसे क, म, ल मिलते हैं तो अचानक कमल खिल उठता है। मतलब लेटर्स के साथ जब मीनिंग जुड़ता है तभी वो वर्ड बनता है। सही कहा। हम हर मिनट शब्दों का उपयोग करते हैं, चाहे बातचीत हो, मोबाइल हो, किताबें हो या फिर यूट्यूब। बिल्कुल। शब्द हमारे चारों तरफ हवा की तरह मौजूद हैं। हम हर दिन हजारों शब्द बोलते हैं, लेकिन क्या सारे शब्द एक जैसे बने हैं? बिल्कुल नहीं। हर शब्द की अपनी एक कहानी होती है। चलिए, अब अगली स्लाइड हमें क्या नया सिखाती है वो देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है? शब्दों की इस विशाल दुनिया को समझने के लिए इन्हें मुख्य रूप से 3 आधारों पर बांटा जाता है। पहला है रचना के आधार पर। मतलब फॉर्मेशन। बिल्कुल। ओके। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, यानी ओरिजिन। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, यानी यूसेज। अगर हम तीनों एक साथ समझेंगे तो शायद दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। बिल्कुल। तो आज हम सबसे पहले रचना के आधार पर शब्दों को समझेंगे। ये एक बहुत अच्छा विचार है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए फिर एक एक करके इनकी डिकोडिंग करते हैं। जी। सबसे पहले रूढ़ शब्द, प्रिमिटिव वर्ड्स। नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही सख्त या अड़ियल चीज हो। हाँ, आपका ये अनुमान काफी हद तक सही है। रूढ़ शब्द वो शब्द है जिनके टुकड़ों का अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता। सोचिए, आपके पास एक घर लिखा हुआ ठोस ब्लॉक है, एक लोहे का ब्लॉक। अच्छा, इमेजिन करते हैं। अगर आप हथौड़ा मारकर उसे घ और र में तोड़ दें, तो क्या घ का कोई मतलब है? नहीं। क्या र का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। विभाजन करने पर ये अपना अर्थ खो देते हैं। मतलब ये रेडीमेड वर्ड्स हैं। हाँ, जल, पेड़, किताब, ये सब रूढ़ शब्द हैं। ये अपने आप में एक संपूर्ण और स्वतंत्र इकाई है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। क्या हर शब्द हथौड़े से नहीं टूटता? अगर मैं एक शब्द दूं विद्यालय, क्या इसे तोड़ा जा सकता है? हाँ, इसे बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं यौगिक शब्द, यानी कंपाउंड वर्ड्स। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों से जुड़कर बनते हैं, वे यौगिक कहलाते हैं। इसे समझने के लिए हम पजल के टुकड़ों का शानदार उदाहरण ले सकते हैं। जैसे पजल के 2 टुकड़े जुड़ते हैं, विद्या मतलब ज्ञान और आलय मतलब घर, दोनों जुड़कर बन गए विद्यालय। और मजे की बात यह है कि जब आप इस विद्यालय को वापस तोड़ते हैं, तो विद्या और आलय दोनों सुरक्षित रहते हैं। इनका वजूद हथौड़े से टूटने वाले घर की तरह खत्म नहीं होता। अरे वाह! जैसे पाठ और शाला मिलकर पाठशाला बन गए। बिल्कुल। या रसोई और घर मिलकर रसोई घर। ये तो बहुत सीधा सा गणित है। मतलब मुझे कोई नया शब्द बनाना है तो डिक्शनरी से 2 पुराने शब्द उठाओ और जोड़ दो। बिल्कुल। इसी वजह से किसी भी भाषा में सबसे ज्यादा संख्या यौगिक शब्दों की ही होती है। ओके, तो रूढ़ जो टूटते नहीं और यौगिक जो पजल की तरह जुड़ते हैं, ये तो साफ है। लेकिन अब आता है तीसरा योग रूढ़ शब्द। हाँ, सेमी डिराइव्ड वर्ड्स। रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। अगर 2 शब्द जुड़ रहे हैं तो वो तो यौगिक ही हुआ ना, कंपाउंड ही हुआ। फिर ये योगरूढ़ क्या नई चीज है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहाँ पर एक बड़ा आहा मोमेंट आने वाला है। मैं सुनने के लिए बेताब हूं। देखिए, योगरूढ़ शब्द बनते तो यौगिक शब्दों की तरह ही है, यानी 2 अलग-अलग शब्दों को जोड़कर, लेकिन अर्थ के मामले में ये विशेष हो जाते हैं। विशेष मतलब शब्द जुड़कर तो बनता है, लेकिन इसका अर्थ किसी एक खास चीज के लिए फिक्स हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। इसे किसी उदाहरण से समझते हैं, थोड़ा बाउंसर जा रहा है। अच्छा, चलिए पंकज शब्द लेते हैं। पंख मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाला। हाँ, पंकज का मतलब तो कमल का फूल होता है। लेकिन शाब्दिक अर्थ क्या है? कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब कीचड़ में तो कीड़े भी पैदा होते हैं, मेंढक भी पैदा होते हैं। हाँ, तो अगर मैं एक मेंढक को देखकर कहूं, वाह, कीचड़ में कितना सुंदर पंकज उछल रहा है, तो लोग हंसेंगे। बिल्कुल हंसेंगे। और यही योगरूढ़ का जादू है। यद्यपि ये जुड़कर बना है, लेकिन इसका अर्थ
सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो चुका है, फिक्स हो चुका है, किसी कीड़े या मेंढक के लिए नहीं। ओह, तो इसका ढांचा यौगिक है, लेकिन आत्मा रूढ़ है। एकदम सही। एक और उदाहरण है नीलकंठ। नील मतलब नीला और कंठ मतलब गला। तो अगर मैंने आज नीले रंग का स्कार्फ पहन लिया, तो क्या मैं नीलकंठ हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीलकंठ सिर्फ नीले गले वाला नहीं, बल्कि एक विशेष पक्षी या भगवान शिव के लिए रूढ़ हो गया है। अरे वाह, ये तो सच में वीआईपी शब्द हैं। बिल्कुल, वीआईपी शब्द है। दशानन भी ऐसे ही 10 मुख वाला, लेकिन बोलते ही सिर्फ रावण याद आता है। अद्भुत। अब तक हमने जो जाना, चलिए आगे इसे और आसान बनाते हैं ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। एक टेबल समरी बनाते हैं विजुअल आइकन्स के साथ। हाँ, एक मेंटल मैप बहुत जरूरी है। तो पहला है रूढ़। इसे हम एक लॉक के निशान से याद रखेंगे, मतलब इसका विभाजन नहीं होता, ये फिक्स है। और दूसरा है यौगिक। इसे हम पजल के निशान से याद रखेंगे, मतलब ये दो टुकड़ों को जोड़कर बनते हैं। और तीसरा योग रूढ़। इसे हम एक चमकते सितारे या स्टार के निशान से याद रखेंगे, क्योंकि ये जुड़ते तो हैं लेकिन एक वीआईपी या विशेष अर्थ देते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो दिमाग में इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉक, पजल और स्टार। और मैं बस 10 सेकंड की एक मेमोरी ट्रिक दूंगी, बस फ्लो याद रखिए। रूढ़, फिर यौगिक और फिर योग रूढ़। कुछ नहीं जुड़ता, फिर जुड़ता है और फिर जुड़कर विशेष हो जाता है। शानदार। तो बधाई हो दोस्तों, आपने पहला सेक्शन पूरा कर लिया है। उत्पत्ति, प्रयोग और एक मजेदार क्विज हम अगले भाग यानी पार्ट बी में देखेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे अलग-अलग अक्षर मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। आज दिन भर आप जो भी शब्द बोले ना, एक पल रुककर सोचिएगा कि वो शब्द रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़। मतलब शब्दों का एक्सरे करना। हाँ, आप खुद अपनी भाषा के वैज्ञानिक बन जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है ये। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का ये सफर और आज का सीखना आपके बहुत काम आएगा। ऐसे ही अपनी भाषा को गहराई से समझते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हाँ, और अपने रोजमर्रा के शब्दों को एक नए नजरिए से देखिए। बिल्कुल। जुड़े रहिए लर्न विद एंडी के साथ। अगले भाग में फिर मुलाकात होगी।